जी हाँ दोस्तों, जैसे ही पहला T20 मुकाबला खत्म हुआ, ठीक उसके तुरंत बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की एक बिल्कुल नई, आक्रामक और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। पहले मुकाबले के नतीजे से सीख लेते हुए टीम मैनेजमेंट ने इस बार कोई भी रिस्क नहीं लिया है और ऐसी टीम चुनी है जो हर डिपार्टमेंट में न्यूजीलैंड को टक्कर देने का दम रखती है। दोस्तों, जैसे ही यह नई प्लेइंग 11 सामने आई, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम सख्ते में आ गई है। वजह साफ है, इस 11 में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज, घातक गेंदबाज और मैच का रुख अकेले बदल देने वाले ऑलराउंडर शामिल किए गए हैं। बल्लेबाजी में गहराई है, गेंदबाजी में धार है और फील्डिंग में चुस्ती, यानी टीम कॉम्बिनेशन पूरी तरह बैलेंस नजर आ रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव अच्छी तरह जानते हैं कि न्यूजीलैंड को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये वही टीम है जो दबाव में भी वापसी करना जानती है और बड़े मुकाबलों में सरप्राइज देना इसकी पहचान रही है। इसी वजह से दूसरे T20 के लिए प्लेइंग 11 तैयार करते वक्त हर छोटी बड़ी बात पर खास ध्यान दिया गया है, चाहे वो पावर प्ले की बल्लेबाजी हो, मिडिल ओवर्स की कंट्रोल्ड गेंदबाजी या फिर डेथ ओवर्स में फिनिशिंग टच। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की इस नई प्लेइंग 11 में कौन कौन से 11 ढाकड़ खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, कौन से चेहरे बाहर हुए हैं और किन नए या बदले हुए खिलाड़ियों पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस स्टेडियम में होगा और कितने बजे से शुरू होगा। इतना ही नहीं, आप यह मैच टीवी और मोबाइल पर लाइव किस चैनल और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर बात करें भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो वहां भी मुकाबला काफी रोमांचक रहा है, जिसे जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम दूसरा T20 मुकाबला जीतकर सीरीज में अपनी पकड़ मजबूत करे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना कीमती सपोर्ट दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरी और पक्की जानकारी दे देते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला दूसरा T20 मुकाबला शुक्रवार 23 जनवरी को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। यह मुकाबला शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेला जाना है, जहां पहली बार इतने बड़े लेवल का T20 मुकाबला देखने को मिलेगा। रायपुर का यह स्टेडियम धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट के एक नए रोमांचक केंद्र के रूप में उभरता जा रहा है और फैंस को यहां एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने की पूरी उम्मीद है। अब दोस्तों, बात करें मैच के समय की, तो इस मुकाबले का टॉस शाम 6:30 बजे किया जाएगा, जबकि ठीक आधे घंटे बाद यानी शाम 7 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। मतलब साफ है कि जैसे ही शाम ढलेगी, रायपुर का मैदान रोशनी से जगमगा उठेगा और दर्शकों को एक जबरदस्त T20 क्रिकेट शो देखने को मिलेगा। फ्लडलाइट्स में खेले जाने वाले इस मुकाबले में बल्लेबाजों को भरपूर मदद मिलने की संभावना है, जिससे मैच और भी ज्यादा रोमांचक बन सकता है। दोस्तों, रायपुर का यह मैदान अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी पिच के लिए जाना जाता है। यहाँ गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और इसी वजह से इस स्टेडियम पर अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देती है। ऐसे में फैंस को चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि इस दूसरे T20 मुकाबले को लेकर एक्साइटमेंट पहले से ही चरम पर है और इसे एक पूरा पैसा वसूल थ्रिलर मैच माना जा रहा है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे जरूरी सवाल की, आप यह मुकाबला लाइव कहां और कैसे देख सकते हैं। तो टीवी पर मैच देखने वाले दर्शकों के लिए खुशखबरी यह है कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर किया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ आप इस मुकाबले का पूरा मजा उठा सकते हैं। वहीं मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करने वाले दर्शकों के लिए भी शानदार विकल्प मौजूद है। आप इस मुकाबले को जियो प्लस हॉटस्टार ऐप के जरिए अपने मोबाइल, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आसानी से देख सकते हैं। यानी चाहे आप घर पर हों, सफर में हों या कहीं बाहर, मैच मिस होने का कोई सवाल ही नहीं है। बस एक क्लिक और पूरा मुकाबला आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, कुल मिलाकर दूसरे T20 मुकाबले
मुकाबले से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी अब आपके पास है। मैच की तारीख, स्थान, समय और लाइव देखने का पूरा तरीका। अब बस इंतजार है उस पल का जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें रायपुर के मैदान पर आमने सामने उतरेंगी और हमें देखने को मिलेगा एक जबरदस्त, हाई वोल्टेज और रोमांच से भरपूर T20 मुकाबला जो आखिरी गेंद तक सांसें रोक सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के पहले खिलाड़ी की, तो ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर उसी खिलाड़ी को सौंपी गई है जिसने पहले T20 मुकाबले में मैदान पर तूफान ला दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। पहले T20 में अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने न सिर्फ दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की रणनीति भी पूरी तरह तहस नहस कर दी। अभिषेक ने महज 35 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 8 गगनचुंबी छक्के और 5 शानदार चौके देखने को मिले। उनकी यह पारी सिर्फ तेज नहीं बल्कि पूरी तरह मैच पर हावी रहने वाली थी। पावर प्ले से लेकर मिडिल ओवर तक अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी और हर ओवर में रन बटोरते रहे। यही वजह रही कि भारतीय टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रही और उसकी नींव अभिषेक शर्मा की आक्रामक शुरुआत ने ही रखी। दूसरे T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया को उनसे ठीक इसी तरह की निडर, आक्रामक और मैच का रुख पलट देने वाली पारी की उम्मीद होगी, क्योंकि जब अभिषेक शर्मा का बल्ला चलता है तो सामने वाली टीम दबाव में आना तय है। वहीं दोस्तों, इसके बाद बात करें प्लेइंग 11 के दूसरे खिलाड़ी की, तो ओपनिंग में अभिषेक शर्मा के साथ एक बार फिर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, भले ही पहले T20 मुकाबले में संजू सैमसन के बल्ले से कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली और वह सिर्फ 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन एक मैच के आधार पर उनकी काबिलियत पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। संजू सैमसन उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं जो क्रीज पर टिकते ही मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं। उनकी टाइमिंग, कलाइयों की ताकत और लंबे शॉट खेलने की क्षमता विरोधी गेंदबाजों के लिए हमेशा खतरा बनी रहती है। पिछले कई T20 मुकाबलों में हम देख चुके हैं कि जब संजू का बल्ला चलता है तो बड़े बड़े गेंदबाज भी दबाव में आ जाते हैं और रन रोकना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन पर भरोसा बरकरार रखते हुए दूसरे T20 मुकाबले में भी उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। उम्मीद यही रहेगी कि इस बार संजू सैमसन अपने अनुभव और आक्रामक अंदाज से टीम इंडिया को एक और तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद बात करें प्लेइंग 11 के तीसरे खिलाड़ी की, तो यहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले के लिए एक बड़ा और निर्णायक फैसला लिया है। दूसरे T20 में तीसरे नंबर पर ईशान किशन को बाहर करते हुए उनकी जगह श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में ईशान किशन को मौका जरूर मिला था, लेकिन वह उस मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहे। बल्लेबाजी में वह सिर्फ 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं फील्डिंग के दौरान भी उनसे 2 आसान कैच छूट गए, जिससे टीम पर अतिरिक्त दबाव बन गया। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ संकेत दे दिया कि टीम में जगह अब सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी। इसी सोच के तहत श्रेयस अय्यर की दूसरे T20 में वापसी कराई गई है। श्रेयस अय्यर एक अनुभवी और भरोसेमंद T20 बल्लेबाज हैं, जो मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी खास तौर पर काफी मजबूत मानी जाती है। दूसरे T20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर का प्लेइंग 11 में होना टीम इंडिया के लिए बैलेंस और स्थिरता दोनों ही लिहाज से बड़ा फायदा साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद बात करें प्लेइंग 11 के चौथे नंबर की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का मिडिल ऑर्डर में उतरना भारतीय टीम के लिए हमेशा एक बड़ा फैक्टर साबित होता है, क्योंकि वह मैच की रफ्तार को अपने हिसाब से मोड़ने की पूरी काबिलियत रखते हैं। पहले T20 मुकाबले में भले ही सूर्या कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हों, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 22 गेंदों में 32 रन बनाते हुए कई शानदार और क्लासिक शॉट लगाए थे, जिससे यह साफ देखा कि उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास पूरी तरह बरकरार है। मिडिल ऑर्डर में उनका रोल सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि दबाव में टीम को संभालना और जरूर
जरूरत पड़ने पर आक्रामक रुख अपनाना भी होता है। दूसरे T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव से फैंस को उसी पुराने अंदाज की उम्मीद रहेगी, जहां वह मैदान के चारों ओर शॉट खेलते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। अगर कप्तान सूर्या इस मैच में कुछ देर क्रीज पर टिक गए तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि उनका एक बार चलना अक्सर पूरे मैच का रुख बदल देता। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्लेइंग 11 में बरकरार रखा है। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का टेम्पो बदलने की काबिलियत रखते हैं। पहले T20 मुकाबले में भले ही उनकी पारी लंबी नहीं रही, लेकिन उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 25 रन बनाकर यह साफ कर दिया कि वह किस इरादे से बल्लेबाजी करने आए थे। ये पारी भले ही छोटी थी, लेकिन पूरी तरह से आक्रामक और टीम की जरूरत के मुताबिक थी, जिसमें उन्होंने बिना वक्त गंवाए रन गति को तेज किया। मिडिल ऑर्डर में हार्दिक की मौजूदगी टीम इंडिया को वह गहराई देती है जो बड़े स्कोर बनाने या मुश्किल हालात से निकलने में मदद करती है। दूसरे T20 मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह हालात को जल्दी समझें और जरूरत पड़ने पर अपने विस्फोटक अंदाज से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दें, क्योंकि हार्दिक पांड्या का एक छोटा कैमियो भी मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह पर। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह अब धीरे धीरे उस पहचान में ढल चुके हैं जहां उन्हें आखिरी ओवरों का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाने लगा है। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें भारतीय टीम का ग्रेट फिनिशर कहा जाता है। जब टीम को तेज रनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही मैच का रुख पलट दिया। उन्होंने महज 20 गेंदों में 44 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के और 4 शानदार चौके शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में न कोई घबराहट दिखी, न कोई दबाव, बल्कि सिर्फ आत्मविश्वास और आक्रामकता नजर आई। रिंकू की यही खासियत है कि वह आखिरी में आकर गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और टीम इंडिया को मजबूत स्कोर तक पहुंचा देते हैं। दूसरे T20 मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि जरूरत पड़ने पर वह फिर से अपने उसी अंदाज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कमर तोड़। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर 7 की बात करें तो दूसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। इस मुकाबले में शिवम दुबे को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। पहले T20 मुकाबले में शिवम दुबे को मौका जरूर मिला, लेकिन वह अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे और महज 4 गेंदों पर खाता खोले बिना आउट हो गए। ऐसे में कप्तान ने टीम कॉम्बिनेशन को और मजबूत बनाने के लिए यह बदलाव किया। हालांकि हर्षित राणा को एक तेज गेंदबाज के तौर पर जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में उन्होंने यह साबित किया है कि वह नीचे के क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेले गए तीसरे वनडे में उन्होंने 50 रनों की शानदार पारी खेलकर सबको चौंका दिया था। इतना ही नहीं, इससे पहले भी वह कई बार बल्ले से अहम योगदान दे चुके हैं। इसी वजह से कप्तान ने उन्हें 7वें नंबर पर शामिल किया ताकि टीम को अतिरिक्त बल्लेबाजी गहराई मिले और साथ ही गेंदबाजी में भी मजबूती बनी रहे। यह फैसला टीम इंडिया के लिए संतुलन और रणनीति दोनों लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर हमें ऑलराउंडर अक्षर पटेल प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में से हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। अपनी कसी हुई और सटीक गेंदबाजी से वह विरोधी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में आकर तेज और समझदारी भरी बल्लेबाजी भी करते हैं। अक्षर का खेलने का अंदाज बेहद शांत लेकिन प्रभावशाली होता है, जो टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करता है। मिडिल ओवर्स में उनकी गेंदबाजी कप्तान के लिए एक मजबूत हथियार साबित होती है, जबकि बल्लेबाजी में वह तेजी से रन बटोरकर स्कोर को मजबूती देते हैं। ऐसे में नंबर 8 पर अक्षर पटेल का होना भारतीय टीम के लिए बेहतरीन संतुलन और मजबूती लेकर आता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11
के नंबर 9 खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर स्पिन के मास्टर और चतुर चालाक गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसे पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनकी अलग अलग वैरायटी, फ्लाइट और गति में बदलाव बल्लेबाजों को लगातार भ्रम में डालती है, जिससे विकेट निकालने के मौके बनते हैं। मिडिल ओवर्स में वरुण की गेंदबाजी विपक्षी टीम की रणगति पर ब्रेक लगाने का काम करती है और यहीं से मैच का रुख भारत की ओर मोड़ने की ताकत रखती है। बड़े मैचों में दबाव के बावजूद शांत दिमाग से गेंदबाजी करना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। ऐसे में नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती का टीम में होना भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को और भी घातक और संतुलित बना देता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद बात करें नंबर 10 और नंबर 11 की, तो दूसरे T20 मुकाबले के लिए इन दोनों पोजीशन पर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। जी हां दोस्तों, ये दोनों तेज गेंदबाज भारतीय टीम की पेस अटैक की असली ताकत माने जाते हैं। जसप्रीत बुमराह अपनी सटीक लाइन लेंथ, यॉर्कर और डेथ ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। वहीं अर्शदीप सिंह नई गेंद और आखिरी ओवरों में विकेट निकालने में माहिर हैं। दोनों की जोड़ी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है और दूसरे T20 में भारत को जीत दिलाने में इनका योगदान सबसे अहम साबित हो सकता है।